हेलो। हेलो। हम्म। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। मैं अगर एक सपोज ये ऐसे नंबर देख रहा हूँ, ये सेट बाउंडेड है। ये बाउंडेड है सेट, ये अनबाउंडेड है। ये ये भी बाउंडेड है। इसका मतलब मैं इसको कितना भी बड़ा कर दूं फिर भी बाउंडेड हो रहा है। लेकिन जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो फिर ये कि बाउंडेड नहीं है। क्या दिक्कत क्या है इसमें? मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये इतना छोटा है इतना बड़ा है? भाई ये इतना बड़ा नंबर ले रहा हूँ फिर भी इसको अनबाउंडेड बोल रहा हूँ। अरे सॉरी, इसको बाउंडेड बोल रहा हूँ बट ये पता नहीं है ना। तो इसका एक्चुअल का मतलब क्या है कि ये नंबर मुझे पता ही नहीं है। तो ये कितना ही बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा? अनबाउंडेड सेट है। तो अब यही चीज डेफिनेशन यहाँ पे यूज करो। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? किधर गया? अब पहला ऑप्शन देखो। वो सारे रैशनल नंबर ढूंढने हैं सच दैट क्यू स्क्वायर इज बिटवीन 2 to 3। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये वाला पार्ट लूं तो क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2 कब होता है? मतलब जो √2 से भी ग्रेटर होगा और -√2 से स्मॉल होगा। यही होता है ना इसका मतलब। अगर जब मैं ऐसे लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है कि q की वैल्यू ग्रेटर देन √2 है और लेस देन -√2 है। तो यहाँ पे कहीं मेरा -√2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कहीं +√2। मतलब यहाँ पे कहीं मेरा वैल्यू आएगा इससे बड़ा या इससे छोटा या इससे बड़ा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर लेस देन 3, मतलब क्यू की वैल्यू बिटवीन -√2 टू √3। तो यहाँ पे कहीं मेरा -√3 आ जाएगा और यहाँ पे कहीं √3 आ जाएगा। इससे छोटा इससे बड़ा, मतलब ये सेट आ गया मेरे पास। ये क्लियर है सबको? पहले एक बार यस कर दो, ये क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? एक बार यस कर दो पहले। तो इस सेट को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या आया था? -√3 से √3 तक यूनियन, दूसरा क्या आया था? √2 से लेके √3 तक। यही सेट आया था अपने पास। और इसमें से मुझे क्या लेने हैं? सिर्फ रैशनल लेने हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग रियल के अंदर लेते हैं ना, तब बोलते हैं कि इंटरसेक्शन क्यू। बट मुझे पता है कि रैशनल के बाहर कुछ है ही नहीं। तो या तो मैं चाहूं इसको ऐसे लिख दूं, बट हम लोग जब रियल में लिखते हैं तो क्या ऐसे लिखते हैं क्या कि इंटरसेक्शन रियल नंबर? बट कैसा अपने माइंड में क्या हो गया कि अगर क्यू का लेना है तो अपने को इसमें इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो हम लोग रियल नंबर के रेफरेंस में इसको ऐसे लिखते हैं कि इसके अंदर के सिर्फ रैशनल लेने हैं। बट रियल तो अपने को पता है कि भाई सारे रियल नंबर ही होंगे, तो इसलिए हम लोग वहां पे रियल नहीं लिखते। बट ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें इरेशनल है ही नहीं। तो हम लोग सिंपल अगर इसको ऐसे भी लिखेंगे तो कुछ मतलब है? समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? वो समझ में आ रहा है सबको? वैसे लिख भी सकते हो कि इसके बीच के सारे रैशनल नंबर ही लेने हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कुछ दिक्कत है इसको? अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो इसको कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं? यस या नो में दो। अगर मैं ऐसे लिखूं दोनों में कोई डिफरेंस है? यस या नो? अगर डिफरेंस है मतलब मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, तो यस करो। अगर कोई डिफरेंस नहीं है मतलब ऐसा लिख सकते हैं, तो नो करो। डिफरेंस है या नहीं? यस या नो में आंसर दो। दोनों में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है?
नहीं लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ? इन दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते, क्या रीजन, क्या है, क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते, दोनों अलग अलग चीजें। दोनों में कोई डिफरेंस है? अगर इसमें डिफरेंस है तो इसमें भी डिफरेंस होना चाहिए। मैं दोनों को इक्वल बोल सकता हूँ? ये दोनों इक्वल है या अलग है? समझो हाँ थोड़ा, ये दोनों सही है, इक्वल है या फिर अलग है? दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ मेरे को पहले। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नहीं 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 नहीं, ये दोनों इक्वल है या नहीं, यस या नो में आंसर दो। इक्वल है तो यस करो, इक्वल नहीं है तो नो करो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं ले सकते हैं ना। तो लेकिन अगर दोनों को लिखूं तो फर्क क्या पड़ता है? अच्छा ये क्लोज है या ओपन है? ये क्लोज सेट है या ओपन सेट है, पहले इसका आंसर दो। जो ओपन सेट है, ये टू टू इन्फिनिटी ओपन सेट होता है। अरे सॉरी, अरे रुक, नहीं नहीं मुझे नहीं, एक्चुअली मुझे ये देना था। ठीक है ये लिखो चल, ये जाने दो। हाँ अब बताओ, अब समझ में आ रहा है, अब बताओ ये वाला सेट क्लोज है या नहीं? ये दोनों क्लोज हैं? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब हम लोग क्लोज सेट की बात करते हैं ना, तो एक्चुअली में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब हम लोग क्लोज लगाते हैं ना कहीं ये कहते हैं कि इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। जस्ट कहने का मतलब ये होता है, क्योंकि क्लोज सेट मतलब जो भी इसका एंड पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, वो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्लोज का सिंबल यूज नहीं करते हैं। बट इसका मतलब ये क्लोज सेट है। बट अगर मैं इसको क्लोज भी लिखूँ ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट होता क्या है कि अगर मैं क्लोज लिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो एंड पॉइंट है वो मेरे सेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, बट फिर भी इस सेट को हम लोग क्लोज मानते हैं, वही चीज यहाँ पे है। अगर मैं इसको ऐसे लिख भी दूं ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है, ये जस्ट उसी तरीके से है। अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? रियल के अंदर ये और क्यू के अंदर ये, दोनों का मीनिंग सेम है। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रैशनल के अंदर ये चीजें या रियल में ये लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। अब मेरे को बताओ, ये कैसा सेट है? क्या ये कॉम्पैक्ट है? और कॉम्पैक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया ना तो बाकी सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये कॉम्पैक्ट सेट है, क्यों नहीं है? क्या क्लोज है ये? क्लोज नहीं होगा, ये रियल होता है, रियल। रियल क्लोज नहीं है? क्लोज है, बट क्या नहीं है ये? बाउंडेड नहीं है। तो यही चीज, सेम चीज यहाँ पे भी होगा। ये टाइप के जितने भी सेट आएंगे ना वो सब क्लोज हैं, ये भी क्लोज हैं, ये भी क्लोज हैं। क्लोज है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें? ये कैसा सेट नहीं है? ये बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एंड पॉइंट है ना, ये क्या है मुझे पता ही नहीं है। ये तो वैसे ही सेम वैसे वर्क कर रहा है जैसे मैं इन्फिनिटिव लगा दे रहा हूँ। क्योंकि मैं कितना ही बड़ा नंबर ले रहा था अगर उसी सेट के अंदर, तो मैं इसको बाउंडेड बोल रहा हूँ। लेकिन जब मैं इन्फिनिटिव लिख रहा हूँ ना, इन्फिनिटिव मुझे जब पता ही नहीं है तो ये सेट कैसा हो जाता है? अनबाउंडेड हो जाता है।
वही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है कि मैं रैशनल की बात कर रहा हूँ, जब मुझे ये नंबर पता ही नहीं है तो ये नंबर ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे रियल के अंदर माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि जब अगर ऐसा समझो हम लोग ऐसे दुनिया में है जहां पे सिर्फ रैशनल नंबर है, अगर कहीं से ये चीजें आके आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे स्पेस का नहीं, कहीं बाहर से आ गया है। तो कहाँ से आया मुझे पता नहीं, वो इन्फिनिटी है मेरे लिए। जैसे ये इन्फिनिटी है, रियल के अंदर ये पता ही नहीं क्या है, और जो चीज पता ही नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये हमारे दुनिया का नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये अनबाउंडेड सेट है। क्लियर है सबको, डिफरेंस समझ में आया दोनों में? क्योंकि इसका सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और कोई भी बाउंडेड सेट में उसका इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर है सबको? ये बाउंडेड का डेफिनेशन क्या है, उसके इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करने चाहिए, भले वो सेट के अंदर हो या ना, वो अलग लुकआउट है, वो डिपेंड करेगा क्लोज और ओपन पे। बट पहली बात तो एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना। जैसे ये जब मैं लिख रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है कि इसका इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये अलग चीज है। एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। बट यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर मैं ये लिखूं तो ये जो सेट है ना, ये ओपन सेट है क्यू के अंदर भी। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं तो ये सेट क्लोज तो है नहीं, नहीं क्लोज कब होगा, जब यहां से भी होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं तब ये क्लोज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं तो ये क्लोज है, क्योंकि इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना, वो तो मेरा एज ए इन्फिनेटिव काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबको कि किसी भी सेट में कोई भी सेट बाउंडेड नहीं है, लेकिन हर एक सेट क्लोज आ रहा है। सबको क्लियर है तो एक बार यस कर दो। पहला सेट क्या था अपने पास, देखो, क्यू स्क्वायर 2 से 3, ये ऐसे आ रहा था, क्या था, -√3 से लेके √2 तक, यूनियन √2 से लेके √3 तक। ये दोनों इन्फिनिटी इन्फिनिटी जैसे कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी में ओपन क्लोज का कोई मीनिंग नहीं हो जाता, तो मतलब दोनों क्लोज हैं, ये भी क्लोज हैं। तो यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज अगेन क्लोज सेट। सब आर्बिट्ररी यूनियन नहीं होता, लेकिन अगर दो सेट लेंगे तो उनका यूनियन भी क्लोज सेट होता है। तो क्लोज तो है, बट ये एज ए इन्फिनिटिव एक्ट कर रहा है, तो दोनों सेट अनबाउंडेड है। क्लियर है सबको पहला ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन क्लियर है कि वो क्लोज कह रहा है। सेकेंड में क्या बोल रहा था, कॉम्पैक्ट, बट यहां पे चेंज कर दिया वो, ये ऐसे लिख रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहां से अपने पास एक बार आ जाएगा -2 से लेके 2 तक, इसके बीच में। और ये क्या कह रहा है, ये -2 से लेके 2 तक आएगा, ये ग्रेटर देन और मतलब इससे लेस देन, तो ये पूरा पॉइंट आ जाएगा अपने पास -2 से लेके -√2 तक। तो वह तो ऐसे ही नहीं होगा। और सेकंड क्या कह रहा है अपने पास, वैसे ये आ गया ना, तो जब भी ये नंबर आ जाएंगे तो क्लियरली क्या बोलोगे कि ये सेट बाउंडेड तो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जब वो बाउंडेड ही नहीं होगा तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। थर्ड में क्या था, थर्ड में भी सेम यही आ रहा है। इसको क्लोज में कोई दिक्कत है, क्लोज में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट क्लोज है। इसको सॉल्व करो, ये कहेगा कि जो वैल्यू है क्यू की वैल्यू वो लेस देन -√2 है और ग्रेटर देन √2 है। तो यहाँ पे सपोज अगर मेरा -√2 आ रहा है तो इससे लेस देन है और ग्रेटर देन √2 आ रहा है, और ग्रेटर देन √2, तो यहाँ पे अगर √2 है तो यहाँ से क्लोज, ठीक है। और दूसरे साइड से क्या बोल रहा है, 2 से, अरे 4 से लेस देन है, तो 4 से लेस देन मतलब इसके बीच में होगा। तो ये आ जाएगा अपने पास -2 से लेके 2 तक। अगर मैं इसको यूज करूं तो इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं, -2 से लेके यूनियन
तो इसको जस्ट ना रिप्लेस कर दोगे। किससे रिप्लेस कर दोगे? इसको ऐसे समझो कि ये इन्फिनिटिव है, इसको ऐसे समझो कि ये एक इन्फिनिटिव है। ये क्लोज सेट है। जो सेट नहीं है अपने पास, जो एलिमेंट है ही नहीं, उसको मैं एक ऐसा नंबर समझ लूं जो है ही नहीं, तो रियल के अंदर उसको ऐसे इन्फिनिटिव समझो। ये सेट क्लोज है, क्लोज है ना, इसका एंड पॉइंट बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर, इसका भी एंड पॉइंट बिलोंग कर रहा है, इससे तो मतलब ही नहीं, ये तो मेरे रैशनल के अंदर है ही नहीं, तो क्लोज सेट है ये। लेकिन बाउंडेड नहीं है, क्योंकि √2 ऐसा नंबर आ गया जो रैशनल के अंदर है ही नहीं, मतलब उसका इन्फिमम सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसमें बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं कि कितना बड़ा जा रहा है कितना छोटा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि उसका इन्फिमम सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सुप्रीमम इन्फिमम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन समझ में आना। फोर्थ में तो सीधी सी बात है, ये तो इन जनरल नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन है ना, तो इसमें तो जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसकी वैल्यू ये बाउंडेड नहीं, क्योंकि 1 के बाद कितना ही बड़ा नंबर है, 1 से छोटा, मतलब ये इससे लेस देन कह रहा है, तो ये तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, अनबाउंडेड आ जाएगा। इसमें तो चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको ये? इसमें तो इन्फिनिटी भी यूज कर सकते हो। इसका अगर इसका यूज करोगे तो इसका मतलब ये है माइनस इन्फिनिटिव से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव, तो ये तो सीधे सीधे क्या आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है सबको? और हाँ, मैंने उसको √2 को इन्फिनिटिव ऐसा नहीं, वो इन्फिनिटिव के जैसा उसको कंसिडर करो, बट उसका मतलब नहीं कोई इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव मतलब एक इतना बड़ा नंबर, बट प्रॉब्लम यह है वो कितने दूर है ये अपने को नहीं पता है। तो वैसे ही √2 जो है ही नहीं, तो मैं जस्ट ये डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, किसी भी सेट को बाउंडेड तब बोलते हैं जब उसका इन्फिमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन रैशनल के अंदर जो सेट आए थे हमारे पास, उसका इन्फिमम सुप्रीमम सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मतलब पूरा जो अपना मेट्रिक स्पेस है, इसके लिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि वो बाउंडेड नहीं है। एक बार सबको क्लियर है तो यस कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 एंड 3, क्योंकि क्लोज तो सब था और बाउंडेड एक भी नहीं थे। ठीक है, अब बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट हो नहीं सकता, तो क्लोज तो सब थे, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट था, उसमें क्लोज पूछा था, और सेकेंड और फोर्थ में कॉम्पैक्ट पूछा था, बट बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार यस कर दो, क्लियर सबको तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ आर स्क्वायर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। वो सारे ऑर्डर पेयर ए इज लेस देन बी, मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर को, ऐसे सेकेंड कंडीशन है, सबको पता होगा ये, शायद मैंने क्वेश्चंस में भी रखा था ये। ठीक है, बहुत लोग को पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 मिनट के अंदर आना चाहिए। कौन सा इसमें से अनकाउंटेबल? क्या हुआ? सबका एबीसी आ रहा है? इसमें क्या बोल रहा है कि आर स्क्वायर के वो ऑर्डर पेयर लेने हैं सच दैट ये कंडीशन होना चाहिए, ए इज लेस देन बी, एक सेट में पूरा रियल नंबर है, एक सेट में पूरा रियल नंबर है। ठीक है, ए को मैं कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लूं, कोई भी एलिमेंट, तो बी को मैं उसका नेक्स्ट नंबर ले सकता हूं। जैसे मैं ए का 1 ले रहा हूं, तो हमेशा मुझे नंबर मिल जाएंगे, 2 भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा। तो यहां से मैं कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर दूं, उससे नेक्स्ट नंबर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये अनबाउंडेड है।
तो इसके हर एक नंबर के लिए यहाँ पे उससे बड़ा एक नंबर मिल जाएगा। और ये सिंपल प्रूव कर सकते हो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, या फिर हम लोग देखे थे ना, फॉर एनी रियल नंबर। देखो वैसे तो ये सिंपल देख के भी समझ में आ रहा है, बट अगर इसको डेफिनेशन यूज करोगे तो सिंपल डेफिनेशन क्या यूज कर सकते हो कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो या फिर कोई भी रियल नंबर ले लो, अगर पॉजिटिव ले रहे हो फिर भी मिल जाएगा उससे बड़ा, अगर निगेटिव ले रहे हो तो उससे छोटा मिल जाता है। तो अगर सपोज मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, फॉर एनी पॉजिटिव ए बिलोंग्स टू आर, पहले वाले रियल नंबर, तो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू सेकेंड वाले आर में एक नेचुरल नंबर तो मिल ही जाएगा ना, जो एन उससे ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, हर पॉजिटिव नंबर से एक बड़ा नेचुरल नंबर अपने को मिल जाता है, तो उसी का यूज करके भी कर सकते हो। वैसे क्लियरली समझ में भी आ रहा है। तो इसको मैं कोई भी एलिमेंट चूज कर लूं, इसमें एक सेकेंड वाले आर में एक नेचुरल नंबर हमेशा मिल जाएगा जो उससे ग्रेटर देन होगा। अगर निगेटिव है तो माइनस हर एक के लिए मिल जाएगा, पॉजिटिव के लिए भी मिल जाएगा, और निगेटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर निगेटिव ले रहे हो तो कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो कोई भी नेचुरल नंबर मिल जाएगा। क्लियर है सबको? ये इसमें ये तो सिंपल अपने पास डेफिनेशन है कि ए में कोई भी नंबर ले लूं, बी को क्या करता हूं, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और रियल नंबर कैसा होता है, ये ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हर नंबर के लिए उसका इनवर्स मिल जाएगा। तो अगर बी को मैं उसका इनवर्स ले लूं तो आंसर जीरो मिल जाएगा। जीरो किसको बिलोंग कर रहा है? क्यों? यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो तो इसके पास चॉइस कितने हैं, जितने रियल के पास है, तो बी को उसी का इनवर्स ले लूं मैं। ठीक है, तो वो हमेशा क्यू को बिलोंग करे। क्लियर है सबको? ये तो बहुत सिंपल है, ए बी को जेड बिलोंग करना है। ए को कुछ भी ले लो, बी को जीरो ले लो, अपने आप इंटीजर्स में आ जाएगा। या फिर सेम इसमें वही यूज कर सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई भी ए बिलोंग कर रहा है आर को, बस ए नॉन जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तब तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ए नॉन जीरो है, समझ में आ रहा है, अगर ए खुद जीरो है तब तो डायरेक्ट जेड में आ जाएगा, लेकिन अगर ए नॉन जीरो है तो आर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, तो देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए इंटू बी। क्लियर सबको? और वन बिलोंग करता है जेड को। मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ ताकि वो ग्रुप का भी थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो वैसे भी समझ में आ रहा है। क्लियर है सबको? तो ये तीनों कैसे हैं? अनकाउंटेबल है कि एक मेरे पास फ्री है कि मैं उसको कोई भी रियल नंबर सेलेक्ट कर दूं, और सेकंड वाले के लिए मेरे पास हमेशा एक नंबर होंगे कि मैं उसको ग्रेटर भी बना सकता हूं, उनके सम को रैशनल के अंदर भी बिलोंग कर सकता हूं, उनके प्रोडक्ट को इंटीजर्स के अंदर भी बिलोंग कर सकता हूं। और इसमें क्या कह रहा है कि पहला भी रैशनल से लेना है, दूसरा भी रैशनल से लेना है, ऑर्डर पेयर के अंदर इसके पास क्यू ऑप्शन, इसके पास क्यू ऑप्शन, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्यू क्रॉस क्यू, इसका अलिफ नॉट, इसका अलिफ नॉट, तो दोनों में लार्जर कौन सा है? अलिफ नॉट, तो यही इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी। मतलब ये सेट काउंटेबल है, तो इसको छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सबको? ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर विथ more than one element, let A belongs to A if A में से अगर मैं A को माइनस कर दूं, ये अगर कॉम्पैक्ट आ जाता है, तो देन पहला ऑप्शन कह रहा है कि A कॉम्पैक्ट होगा, सेकंड कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ A, एवरी सबसेट ऑफ A इज कॉम्पैक्ट, थर्ड कह रहा है कि A मस्ट बी फाइनाइट सेट,
और फोर्थ कह रहा है कि ए इज डिसकनेक्टेड सेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ध्यान से सोचो, काउंटर एग्जांपल ले लो, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको सोचने में। जिसको पता है तो डायरेक्ट आंसर बता देगा, जिसको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन अच्छे से सोचो और आराम से इसका आंसर दो, ठीक है? जो भी काउंटर एग्जांपल आते हैं माइंड में उसको पुट करो, देखो इसमें से कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, या फिर ट्राई करो कि प्रूव करने के लिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो भी डेफिनेशन पता है कॉम्पैक्ट का, जो भी डेफिनेशन पता है कनेक्टेड सेट का, फाइनाइट सेट का, सब यूज करो और फिर देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। अगर काउंटर एग्जांपल मिलता है तो और अच्छी बात है। जब भी याद रखना पेपर के टाइम में, जब भी अगर क्वेश्चन प्रूफ नहीं हो रहा या नहीं समझ में आ रहा है तो ट्राई करो कि ऐसा एग्जांपल ले लो जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ट्राई करो कि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। एक बार ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और अगर वो क्वेश्चन पार्ट बी का है तो वो क्वेश्चन इजिली हो जाता है, ठीक है? तो कम से कम अगर तुक्का भी लगाना है तो जो एलिमिनेट हो गया उस पर तो तुक्का मत लगाओ। बाकी अगर सस्पेंस रहेंगे तो लक अच्छा है तो अगर राइट भी हो सकता है, या फिर जो जिसका काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रहा वो रॉन्ग भी हो सकता है, बट जो ऑप्शन इनकरेक्ट है कम से कम एटलीस्ट वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको सॉल्व करो, बाकी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? वन, टू, फोर। और किसी का? आया किसी का? क्या एक्सप्लेन करूं मैं? 1 and 4। और बाकी किसी का है?
ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। एक काम करो, सबसे पहले तो कॉम्पैक्ट का जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है। अगर मैं जनरल टोपोलॉजी की बात करूं तो ए कॉम्पैक्ट कब कहते हैं। मान लो कोई भी सेट है, उसको ना कवर करना स्टार्ट कर दो, कैसे भी कवर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। किससे? ओपन कवर से। मान लीजिए मेरे पास जी आई ओपन कवर है, ए को कवर कर रहा है, ठीक है। ये कोई भी आर्बिट्ररी ओपन कवर है जिसको कवर कर रही है। अगर इस आर्बिट्ररी में से कुछ फाइनाइट इंडाइसेस है, मतलब कुछ ऐसे फाइनाइट ओपन कवर है जो फिर से ए को कवर करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ए कॉम्पैक्ट है। ये अपना एक्चुअल डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट सेट का। R/n के अंदर हम लोग ये यूज करते हैं रियल नंबर के अंदर, कॉम्पैक्ट, क्लोज एंड बाउंडेड, बट इन जनरल ये डेफिनेशन है। तो अगर इसका यूज करोगे तो डायरेक्टली ये कॉम्पैक्ट सेट आ जाएगा। क्या कह रहा है कि ए में से मैंने एक एलिमेंट को निकाल दिया और ये कॉम्पैक्ट सेट है। अच्छा एक बात बताओ, ए में से मैंने एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया और वो सेट कॉम्पैक्ट है, तो अगर ये एडमिट कर रहा है, अगर ये कॉम्पैक्ट, इसका मतलब क्या होगा, इसके हर एक ओपन कवर फाइनाइट कवर को एडमिट करेंगे। तो अगर ए को कवर करना है तो मैं क्या करूंगा, इस फाइनाइट सब कवर में इस एलिमेंट को ऐड कर दूंगा, क्योंकि इसमें से एक को निकाल दिया है। तो अगर मैं इस एलिमेंट को ऐड कर दूं तो ये भी तो फाइनाइट ही रहेगा। अगर ये फाइनाइट कवर है तो ए को ऐड करने पे वो भी एक फाइनाइट कवर ही रहेगा। तो बाय डेफिनेशन ये कॉम्पैक्ट तो आ जा रहा है। अगर ये कॉम्पैक्ट हो गया तो सेकेंड को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो कि कॉम्पैक्ट सेट का सबसेट कॉम्पैक्ट हो या ना हो, ये जरूरी नहीं होता। जैसे अगर मैं कोई भी एक सेट ले रहा हूँ, सपोज ये ले रहा हूँ, अगर ये कॉम्पैक्ट सेट है, ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है, मैं 0.5 से लेकर 0.7 तक ले लूँ, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं। तो किसी सेट के कॉम्पैक्ट हो जाने से उसके सबसेट के कॉम्पैक्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अगर एग्जाम में करना तो ऐसे भी लॉजिक लगा के हम लोग सेकेंड को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से काउंटर एग्जांपल लेते हैं। किसी सेट को कॉम्पैक्ट बताना है, अरे उसमें से एक पॉइंट को रिमूव करना है और कॉम्पैक्ट होता है। एक काम करो, पहले खुद ही एक सेट को कॉम्पैक्ट ले लो, कोई भी सेट कॉम्पैक्ट ले लो, ये क्लियरली कॉम्पैक्ट है, बट मुझे इसको कॉम्पैक्ट नहीं बताना, इसमें से एक एलिमेंट को माइनस करना है और इसको कॉम्पैक्ट बताना है। अगर मैं इसके किसी भी, चाहे एंड पॉइंट को या इसके बीच के किसी भी एक पॉइंट को रिमूव करूंगा ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इसके एक पॉइंट को रिमूव या इसमें ऐड करने से वो लिमिट पॉइंट रह जाता है। समझ में आ रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट है वो या तो सेट के पॉइंट है या तो लिमिट पॉइंट है। अगर इसमें से मैं एक पॉइंट भी रिमूव कर दूं, इसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है या नहीं, पहले ये बताओ। अगर ये कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉम्पैक्ट सेट है। अगर मैं इसका कोई भी पॉइंट इस सेट का रिमूव करूं ना, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि ये क्लोज नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका हर पॉइंट क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। वैसे भी कॉम्पैक्ट है तो क्लोज होगा, तो उसके जितने भी पॉइंट लिमिट पॉइंट रहेंगे सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं इसका एक भी पॉइंट निकाल दूं तो वो कॉम्पैक्ट नहीं रह जाएगा। तो अगर मुझे इसके कॉम्पैक्ट को मेंटेन करना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, एक अलग से सेट मिला देता हूँ सी, वेयर सी डजंट बिलोंग्स टू ए बी। क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है? पहला क्वेश्चन ये, क्या ये कॉम्पैक्ट है? फिर सी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, कॉम्पैक्ट सेट है ये। कॉम्पैक्ट है, सिंपल। अरे कॉम्पैक्ट क्यों नहीं होगा? यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट इज अगेन कॉम्पैक्ट। ये सिंगलटन है, एवरी फाइनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट, क्लोज एंड बाउंडेड ये भी कॉम्पैक्ट, यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। क्यों? यूनियन ऑफ टू फाइनाइट क्लोज सेट इज फाइनाइट, ये दोनों बाउंडेड है तो भी कॉम्पैक्ट है, दोनों कॉम्पैक्ट है तो यूनियन भी कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। आर्बिट्ररी यूनियन नहीं होगा, लेकिन सिंपल ये कॉम्पैक्ट है। अगर ये कॉम्पैक्ट है, मैं क्या कर रहा हूँ, ए माइनस या फिर ए लिखा है ना, तो इसको क्या करो, 1 2 ले लो
और इसमें से एक एलिमेंट माइनस कर दो 3। बट याद रखना 3 इसमें का पॉइंट मत लेना, अगर इसमें का पॉइंट ले लो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से 3 को हटा दूंगा और 3 को मैं एज ए ट्रेट कर लूँ। क्या ये सेट कॉम्पैक्ट है? इसके कॉम्पैक्ट को मेंटेन करने के लिए इसमें से मैंने 3 रिमूव नहीं किया। अगर मैं इसका पॉइंट रिमूव करता ना तो प्रॉब्लम ये हो जाता कि अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं ना, अगर इसके अंदर के पॉइंट को हटा दूं तो ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं रह जाएगा। इसके लिए मैं इस सेट के बाहर का पॉइंट ले रहा हूं। ये क्लियर हो गया सबको? याद रखना जब भी काउंटर एग्जांपल लो ना तो इस बात को ध्यान रखना कि डेफिनेशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये सेट कॉम्पैक्ट आ रहा है और यही तो गिवन दिया है कि एक सेट में से किसी एक पॉइंट को निकाल दूं मैं तो वो सेट क्या आना चाहिए? कॉम्पैक्ट। ये क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक क्लियर है सबको? अब थोड़ा ध्यान दे यहाँ पे। इसमें क्या बोला है कि ए को बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये नहीं ले सकता। तो इस काम करो, इसको दूसरा यूज करते हैं डेफिनेशन, जस्ट इसको ए ही लेते हैं। तो इसमें ऑलरेडी गिवन है ना कि ए बिलोंग कर रहा है को, ठीक है। तो इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम लोग थोड़ा और डेफिनेशन यूज करेंगे। ये यहां तक क्लियर है सबको? किसमें से ए को निकाल दे रहा हूं, वेर ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये गिवन दिया है ना। तो फिर भी ये कॉम्पैक्ट है। रुको रुको रुको, अगर इस सेट को मैं निकाल भी दूं तो दिक्कत क्या होगा इसमें? सही तो है, ए को हम लोग ये लिए हैं, उसमें से निकाले, ठीक है चलिए। करेक्ट है ना? ए है ना अपने पास, इस पूरे को ही ये बोल रहा हूँ ना, 3 ए को बिलोंग करेगा। सही तो है। हाँ तो ये कॉम्पैक्ट है, 3 ए को ही बिलोंग कर रहा है ना, ए में ही लिखा हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें इसको ए समझ रहा हूँ। तो ए में से मैंने 3 को रिमूव कर दिया तो a-3 क्या आ गया 1। ये कॉम्पैक्ट सेट है, मतलब ये एग्जाम्पल ले सकता हूँ। अब अगर ये कॉम्पैक्ट है तो इसका सबसेट ले लो, इसका कोई एक सबसेट ले लेते, इसका एक सबसेट, एक मैं काम कर रहा हूँ, एक सबसेट ले लेता हूँ 1 से लेके 2 तक। ये ए का सबसेट तो है बट ये कॉम्पैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और फर्स्ट ऑप्शन वो तो अपना डायरेक्ट करेक्ट हो रहा था, बट इन जनरल हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते कि ये कॉम्पैक्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन क्लियर है सबको? थर्ड ऑप्शन क्या था? ए मस्ट बी फाइनाइट सेट। ए फाइनाइट सेट है, मतलब फाइनाइट सेट ही होना चाहिए। वैसे तो फाइनाइट सेट बना सकते हैं बट क्या फाइनाइट सेट मस्ट है कि फाइनाइट सेट होगा? ये तो इनफाइनाइट सेट है, तो जरूरी नहीं कि वो फाइनाइट सेट ही होगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब बचा लास्ट ऑप्शन। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन क्लियर है सबको? कॉम्पैक्ट डेफिनेशन से आ गया था, उसके बाद हम लोग सेकंड को इससे एलिमिनेट कर रहे हैं, थर्ड सेकंड थर्ड इससे एलिमिनेट हो गया। ये क्लियर है सबको? हाँ अब आते हैं फोर्थ में। अब थोड़ा ध्यान दो फोर्थ में। हम लोग किसी भी सेट को कैसे लिखते हैं, एक तो उसका आइसोलेटेड पॉइंट या तो उसका लिमिट पॉइंट। कोई भी सेट में दो चीजें होती, या तो वो उसका आइसोलेटेड पॉइंट होगा